Jai Hind students. So today we are going to discuss some more valuable points of planes. So in my previous lecture I taught you about equation of planes which passes through a point and perpendicular to a given vector. Equation of plane passing through three non-collinear points. Then equation of intercept form of plane. So now here we are going to discuss about angle between two planes. We studied how to find out the angle between two lines, and now we are going to study angle between two planes. So हम दो plane consider करते हैं. So let P1 and P2 be two planes. ठीक है. So पहले वाले प्लेन की मैं इक्वेशन लिखता हूं r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड सेकेंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2 वेक्टर. सो दीज आर टू इक्वेशंस ऑफ प्लेन. अब ये डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखें. एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है. n1 और n2 क्या है? दे आर नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या देता है प्लेन के? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन. नॉर्मल क्या देता है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन. अब ये पूरा प्लेन है, इसके बीच में जो एंगल बनाएंगे हम, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है? क्यों, प्लेन तो बहुत बड़ा होता है. सो हम क्या करते हैं, हम ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने इस प्लेन का एक नॉर्मल ड्रॉ किया. ठीक है. ये प्लेन जो है ये पैरेलल नहीं होने चाहिए, पहली चीज. ठीक है. हमने एक प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ किया, इस प्लेन का एक नॉर्मल ड्रॉ किया. अब ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. सो ये परपेंडिकुलर बना, ये परपेंडिकुलर बना. ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स. कौन सा एंगल? ये वाला. तो एंगल फाइंड आउट कैसे करते थे हम? पहले दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता था, तो हम वैसे ये लाइन सी है, देखो ध्यान से. तो कैसे करते थे? हम करते थे cos थीटा, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. हम दो लाइन के बीच का एंगल जब फाइंड आउट करते थे तो ऐसे करते थे. a और b क्या होते थे? a और b इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी हैविंग डायरेक्शन रेशियोज. सो हम यहां पे भी वही करने जा रहे हैं, सेम. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन्स, टू प्लेन्स. ठीक है. हमने थीटा मान लिया उसको. तो cos थीटा इज इक्वल टू दो लाइंस के बीच का क्या आएगा? n1 और n2 क्या है? drs ऑफ द लाइन, यानी drs ऑफ द प्लेन अगर देखा जाए तो. और ये क्या होते थे? a और b, दे आर ऑल्सो drs ऑफ द लाइन. तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, देखो, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर. So this is the formula to find out the angle between two planes where n1 and n2 are the normal to the plane. Clear? अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की? अब हम बात करते हैं कि how to find out the angle between a line and a plane. पहले हमने पढ़ा दो लाइन के बीच में, फिर हमने पढ़ा दो प्लेन के बीच में. अब हम पढ़ेंगे एक प्लेन और एक लाइन के बीच में हाउ टू फाइंड आउट द एंगल. सो मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना. मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, और एक लाइन बनाई. ये पास कर रही है इसको, ठीक है, लाइक दिस. ठीक है. किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर. ये प्लेन की एक लाइन है, ठीक है, और मैंने इसका नॉर्मल वेक्टर बना दिया, प्लेन का नॉर्मल बना दिया. दिस इज n वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन. तो ये लाइन जो प्लेन के ऊपर लाइंस हैं
और ये जो लाइन है जो प्लेन से पास कर रही है, लेट दिस इज थीटा। क्लियर? लेट दिस इज थीटा। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल क्या आएगा? π/2 माइनस थीटा, यही बनेगा। क्यों? क्योंकि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये π/2 बनाएगी एंगल। तो अगर ये π/2 है और ये थीटा है लाइन के साथ, तो ये π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? लाइन की क्या इक्वेशन होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। एंड व्हाट इज दिस बी वेक्टर? बी वेक्टर इज ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। और बी वेक्टर हमें क्या बताती है? लाइन के बी वेक्टर क्या होते हैं? बी वेक्टर आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, गिवन लाइन। सो फॉर्मूला वही लगेगा क्या? देखो कॉस, अब हम क्या करेंगे? प्लेन नहीं, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो हम एंगल कौन सा निकालेंगे? लाइन और नॉर्मल टू द प्लेन के बीच का। क्लियर? क्योंकि प्लेन में तो कई लाइंस, ठीक है। तो कॉस एंगल π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, नॉर्मल 1 drs ऑफ बोथ द लाइंस। तो dr इसका और इसका, सो इसका जो dr है वो है b वेक्टर, इसका है डॉट n वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ n, एंड दिस cos 90 minus theta is sin theta is equal to this. So like this we can find out the angle between a line and a plane. So we studied both the terms. हमने तीनों टर्म्स पढ़ी, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन. And now in questions we will use this directly. Pause the video. Now some conditions are there. Okay, क्या कंडीशन देखते हैं? अगर if two planes, ये जो दो प्लेन हैं, अगर वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं, if two planes are parallel, अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल हो जाते हैं, जैसे इसकी इक्वेशन में लिख लेता हूं, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 and this is r vector dot n2 vector equal to d2. So if two planes are parallel to each other, इसका मतलब ये होगा जो इनके नॉर्मल्स होंगे, इसका नॉर्मल इधर, इसका, तो their normals are also parallel. यही बात है कि अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब उनके नॉर्मल भी क्या होंगे? They are also parallel. तो कंडीशन 1, if ये P1 प्लेन 1 प्लेन 2 P2, इफ P1 इज पैरेलल टू P2, अगर P1 प्लेन P2 प्लेन के पैरेलल है, देन नॉर्मल जो होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि n1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम n2 वेक्टर, यानी जैसे लाइन में दो लाइंस की dr अगर प्रोपोर्शनल होते थे पैरेलल, तो हम उसको कहते थे वो पैरेलल है लाइंस। यहां पे भी सेम वही होगा कि अगर इनके नॉर्मल्स जो होंगे वो अगर उनकी रेशो प्रोपोर्शनल होगी, इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब ये होगा क्या? कि दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल। सेकंड कंडीशन, अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर अगर होता है, एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर, अगेन दिस इज r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड दिस इज r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, इट मींस उनके जो ये नॉर्मल्स होंगे, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर यहां, इसका नॉर्मल यहां, यानी वो दोनों जो नॉर्मल्स होंगे दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो नॉर्मल्स भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे आपस में। इफ इसको मैं P1 मान लेता हूं,
और इसको प्लेन को P2 मान लेता हूं. सो इफ P1 is perpendicular to plane 1 is perpendicular to plane 2, then P1 यानी then normal of 1 is also perpendicular to the normal of the vector of second plane. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की नॉर्मल्स की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी. अगर हम किसी भी दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो उनके जो नॉर्मल्स हैं उनको परपेंडिकुलर शो कर दो तो प्लेन्स क्या आ जाएंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाएंगे. सो दिस इज द कंडीशन. क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं लाइन और किसकी? लाइन और प्लेन की. अगर ये है प्लेन जहां पे हमने लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकाला था, अगर कोई भी लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, कोई भी लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन प्लेन के नॉर्मल के क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी. क्लियर हो गया? इफ थर्ड प्रॉपर्टी conditions, if a line is parallel to plane, इसको मैं P लिख लेता हूं, plane, then क्या होगा? जो लाइन होगी then line is perpendicular to the normal to the plane. इसका ये प्लेन की इक्वेशन लिख लेता हूं क्या? R डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी. तो ये क्या है? एन वेक्टर. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो नॉर्मल टू द प्लेन है और लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी. तो अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी तो क्या कंडीशन होती है? बी डॉट एन किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर बी डॉट एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन. फोर्थ कंडीशन हमें कहती है कि अगर एक प्लेन है और ये लाइन है, लाइन अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाती है, एक लाइन किसी प्लेन के, ये लाइन है, दिस इज व्हाट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर एंड दिस इज प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू टी. और अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, देन वो जो लाइन होगी, देन लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू द प्लेन. सो ये हुआ नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर होता है. इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो नॉर्मल है वो लाइन के क्या हो जाएगा? पैरेलल. और जब नॉर्मल लाइन के पैरेलल हो जाएगा तो क्या कंडीशन लगेगी? दैट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम एन और लैम्डा इज इक्वल टू बी टाइम लैम्डा टाइम बी. क्लियर? सो दीज आर द कंडीशंस which we have to keep in mind while we are solving for plane. उल्टा लाइन प्लेन टू प्लेन्स. ठीक है? सो ये कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है. हमने एंगल्स जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े थे, और सॉरी वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे. वो कार्टेशियन फॉर्म में भी होते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में कैसे? जहां पे n है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, जहां पे b है वहां उसकी वैल्यू पुट कर दो इन द कार्टेशियन फॉर्म. तो वो सेम ही फॉर्मूले बनते हैं. सो दैट्स आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर. पॉज द वीडियो टू नोट. प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन. अगर हमें कोई ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन की इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, जैसे ये दो प्लेन बनाए हैं मैंने, दिस इज आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, दिस इज r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2. सो अगर मुझे कोई ऐसा प्लेन बनाना है ये जो इनकी इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ऐसा प्लेन अगर मैं बनाता हूं
जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसकी क्या इक्वेशन होगी, ठीक है, उसकी क्या इक्वेशन होगी। देन हाउ टू फाइंड आउट दैट इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन। दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज व्हाट, P3। सो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखें। कोई भी एक ऐसा पोजीशन वेक्टर या कोई भी पॉइंट जो इनकी इंटरसेक्शन में होगा, वो इस प्लेन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट भाई। अगर ये दो लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहां से, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये यहीं से पास कर रही है। बिल्कुल। सो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स आ गए, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, दूसरा है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। सो मैं t एक ऐसा पोजीशन वेक्टर मानता हूं, लेट t बी द पोजीशन वेक्टर, be the position vector which satisfy both the planes, which satisfy both the planes। तो ये क्या बन जाएगा, r की जगह t डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, t डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग होगी। हमें इसी की इक्वेशन ढूंढनी है। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखना। t डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम d2। क्लियर हो गया। t r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू सेकेंड वन। यही होती है ना प्लेन की इक्वेशन, r डॉट n इक्वल टू d। बट ये तो जो इक्वेशन बनी ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, जो ये थर्ड प्लेन की बनेगी, इस दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, t डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम d2। क्लियर। अब t जो है वो कोई भी पॉइंट था जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इस t की जगह क्या लिख लेता हूं, r वेक्टर डॉट प्लस लैम्डा टाइम n2 वेक्टर plus equal to d1 plus lambda time d2. So this is the vector equation of a plane which intersect या which passes through the intersection of two plane passing through the intersection of two given planes। तो जब भी हमें ऐसा प्लेन निकालना है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस। अब इसकी अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो इट्स वेरी सिंपल। क्या होगी देखो ध्यान से, ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 सॉरी a1x b1y प्लस c1 z माइनस d1 क्योंकि ये इधर आ जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। सो अगर कार्टेशियन में ये दिस इज, आप जानते हैं ये क्या है, जर्नल इक्वेशन ऑफ क्या होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ किसकी, प्लेन की। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लैम्डा के साथ रख देंगे ऐसे, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। सो आपका क्या बन जाएगा, वो थर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। क्लियर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। सो एक प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्टेंस निकालना है हमने इस पॉइंट से x1 y1 z1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट हमें दे रखा है x1 y1 z1 और प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। So we have two methods, one in vector and one in Cartesian। मतलब मेथड तो सेम है, सिर्फ वेक्टर में लिखने का तरीका अलग है, कार्टेशियन में लिखने का तरीका अलग है। So I am solving here Cartesian method to find out the distance of a point, ठीक है, distance of a point from plane। इसको मैं m मान लेता हूं और इसको मैं p मान लेता हूं, let it be m and let it be p। सो कार्टेशियन फॉर्म क्या कहती है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द प्लेन दिस इज गिवन बाय दिस। आपको यह बताना है कि अगर एक पॉइंट इस परपेंडिकुलर का मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन के ऊपर निकालूंगा तो ये आना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस d की वैल्यू फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन या परपेंडिकुलर, ये जो इसका नॉर्मल होगा किसका, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, क्योंकि नॉर्मल क्या है प्लेन का, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। तो ये जो लाइन बनी, ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। क्लियर हो गया है? ओके, नाउ सॉल्यूशन कैसे, ये हम हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और ये कैसे बनेगा, लेट अस सी। सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाता हूं pm। सो लेट p इज इक्वल टू x1 y1 z1। सो पीएम जो लाइन है वो क्या आएगी, ध्यान से देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है जो उस लाइन से पास करे, दूसरा dr चाहिए होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल मींस द dr ऑफ दिस प्लेन, ये नॉर्मल और ये लाइन जो है ये पैरेलल है। इसका मतलब जो dr इसके होंगे वही इस लाइन के होंगे। कहने का मतलब जो प्लेन के dr है वही सेम dr हम किस में यूज करेंगे, लाइन में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों dr क्या सेम है, पैरेलल है मतलब सेम है। ओके, नाउ तो pm आ जाएगा x माइनस पासिंग पॉइंट है x1, dr कितना है a। ये जो a b c होते हैं ना, दीज आर द drs ऑफ द प्लेन, और यही क्या होता है, यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। क्लियर? अब लैम्डा क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल थे। अब अगर मुझे निकालना हो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, भाई ये भी तो कहीं लाइंस, प्लेन में लाइंस तो होती हैं, तो अगर मुझे m पॉइंट निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। सो एनी पॉइंट अगर मुझे निकालना है, या एनी पॉइंट, ये जो m है ये प्लेन के ऊपर है। क्लियर? सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये भी आपको मेथड बताया गया है वीडियो में। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा a प्लस x1, y की वैल्यू लैम्डा b प्लस y1, z की वैल्यू लैम्डा c प्लस z1। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। एनी पॉइंट कौन सा, m, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब ध्यान से देखो तो ये जो m है ये इस प्लेन के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नाउ m लाइज ऑन द प्लेन,
सो अगर m प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट इसके ऊपर पुट कर दो, लाई करवा दो। सो आ जाएगा a लैम्डा a प्लस x1 प्लस b लैम्डा b प्लस y1 प्लस c लैम्डा c प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। मेरी बात समझ आ गई? सो हमने क्या किया, हमने लाई करवा दिया। अब वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखना। ये बन गया लैम्डा ए स्क्वेयर प्लस ए x1 प्लस लैम्डा बी स्क्वेयर प्लस बी y1 प्लस लैम्डा सी स्क्वेयर प्लस सी z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर? इन सभी वैल्यूज को मैं उधर ले जाता हूं। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d अपॉन, ये है माइनस अपॉन कितना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर, और ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। ठीक हो गया, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है, आप ध्यान से देखें, ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो कहां पुट होगी, यहां पे। तो हमें क्या पॉइंट मिलेंगे, हमें मिलेंगे x y z। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं। मैं पहले डिस्टेंस pm निकाल लेता हूं। ठीक है, मैं डिस्टेंस pm निकाल लेता हूं। सो pm जो होगा वो डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 दिस माइनस दिस, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब यहां पे x1 का जो रोल, x2 का जो रोल प्ले कर रहा है वो ये, क्योंकि m के पॉइंट क्या हैं, m के पॉइंट हैं x y z, ये वाले। तो x माइनस x1, सो मैं यहां लिख रहा हूं लैम्डा a प्लस x1 माइनस x1 का, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 लैम्डा c प्लस z1 माइनस z1 का स्क्वायर। इस सारा का सारा किस में है, अंडर रूट में। सो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो pm की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए लैम्डा क्या आ गया, मॉडुलस में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। क्लियर? सो अब यहां पे जगह कम बची है तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं। ध्यान से देखना, अब मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं यहां पे। क्लियर? मैं जैसे ही लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करूंगा, ये लैम्डा इक्वल टू माइनस है, मॉडुलस में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ध्यान से देखो, जो pm डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, दिस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉडुलस में, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू किस में है, मॉड में, तो ये सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, मॉड में। डिवाइड में, ये नीचे है ये ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अंडर रूट में, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये नीचे अंडर रूट बच जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ए डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑन द प्लेन। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया।
सो आपको पता होने, और दीज आर द स्टेप्स, यही स्टेप्स हम उसमें भी करने हैं। हम यहां पे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं फॉर्मूला when we have to do the questions. Pause the video to note down. Okay, now come to exercise 11.3. These starting questions are very easy and they will build your base also. Determine DC's direction cosine of the normal to the plane and the distance from the origin. So हमें क्या निकालना है? हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं नॉर्मल के। मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल फॉर्म ऑफ प्लेन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी कह लो या प्लस डी इक्वल टू 0 कह लो, एक ही बात है, क्योंकि डी वो कांस्टेंट होता है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। सो अब देखते हैं, देख ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये किस फॉर्म में दे रखी है, ये इस फॉर्म में दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ओके इक्वल टू डी। अब हाउ टू फाइंड आउट डीसीज, डीसीज कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं है। डीसी जो होंगे इसके वो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, देखो डीसीज आर सभी के निकाल लेते हैं, इसका आ जाएगा अंडर रूट एक्स का 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी को भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनता है आपको मैंने बताया था, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये जो दे रखा है ये इस फॉर्म में दे रखा है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। सो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस n के यानी dr जो होंगे उसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, तो इसको डिवाइड कर लो 1 से दोनों तरफ, तो डीसीज कितने आ जाएंगे इसके, 0 0 और 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 1। क्लियर? नाउ इन दिस केस ये इस फॉर्म में है, इसको डिवाइड करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n। सो मैग्नीट्यूड ऑफ n यानी कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √3। तो √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, y अपॉन √3 प्लस z अपॉन √3 इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो ये आ गया डीसीज कितना, 1 बाय √3 1 बाय √3 1 बाय √3 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया फ्रॉम ओरिजिन 1 अपॉन √3। क्लियर? कम टू सी पार्ट, अगेन वही 4 प्लस 9 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 10। तो √10 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 अपॉन √10x प्लस 3 अपॉन √10y माइनस z अपॉन √10 इक्वल टू 5 अपॉन √10। सो डीसीज हमारे पास आ गए 2 बाय √10, 3 बाय √10 माइनस 1 अपॉन √10। क्लियर? और जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो कितना आ गया, दैट इज 5 बाय √10। कम टू लास्ट पार्ट, ये 8 इस तरफ है तो हमें क्या करते हैं, हम इस 8 को उधर ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें कंपैरिजन करना होता है इससे, तो ये टर्म क्या होती है, पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5y इज इक्वल टू -8। नाउ अगर मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं सो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है 0, y का 25 आ गया 0 दैट इज इक्वल टू 5। सो इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, तो 5y अपॉन 5 इक्वल टू -8 अपॉन 5। ये जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इसको क्या लगा दूंगा मैं, मॉडुलस लगा दूंगा। सो ये आ जाएगा। नाउ
डायरेक्शन जो कोसाइन आए इसके डीसीज आ गए, वो कितने आ गए हमारे पास, ये आ गया 0 1 0, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया कितना 8/5। कई बार ऐसा भी होता है, लिसन केयरफुली, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको उधर लेके गए तो ये क्या था -8 था, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, हम माइनस यहां पे भी लगा सकते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? सो दिस लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मल, डीसीज ऑफ नॉर्मल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द origin. Pause the video to note down. Problem 2. Okay, now what is the problem? Find the vector equation of a plane which is at the distance of 7 unit. So this distance is given to you 7 unit from the origin. Origin से आपको distance दे रखा है and normal to the vector. अब ये जो normal दे रखा है, ये normal vector दे रखा है। जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है जिसका डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं, वो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो क्या होगी हमारी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो हमें डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 यूनिट्स। बट ये जो एन कैप है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। सो हमें दे रखा है एन वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6 कैप है। तो हमें एन कैप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट 9 25 36. So what is left with us, 45 50 और कितना आ गया 70, तो 20 25 34 70 आ गया। So 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 70। नाउ r वेक्टर, अब हमें जो स्टेटमेंट दी थी उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं r वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इक्वल टू डी। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर, आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट 70 इज इक्वल टू 7। सो दिस इज योर आंसर। सो हम ऐसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं जिसका डिस्टेंस हमें कहां से दिया हो, ओरिजिन से दिया हो और नॉर्मल वेक्टर की कंडीशन दी हो। हाँ, इफ इन द क्वेश्चन इट विल बी देयर कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर, देन फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में क्या करते, पुट कर देते। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। दिस इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट इन द कार्टेशियन फॉर्म। सो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। आर वेक्टर की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 2। सो x प्लस y माइनस z इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सेकेंड, अगेन xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ओके, डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j माइनस 4k कैप इक्वल टू 1। सो ये आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। So like this we can find out the Cartesian equation and we can convert the this equation of plane from vector to Cartesian and Cartesian to vector. Now last part is there of this question, r xi cap plus yj cap plus zk cap, okay, dot product s minus 2t I cap 3 minus t j cap 2s plus t k cap equal to 15. Clear? So now ये 3 minus t है कि 3 minus t ही है, ठीक है। ओके, नाउ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, s minus 2t
x plus 3 minus t y plus 2s plus t z equal to 15. So this is the required equation of plane. So from like this we can convert vector form into Cartesian form. So pause the video to note down. And in this lecture we studied about angles, how to find out the angle between two planes, how to find out the angle between a line and a plane, how to find out a plane which passing through the intersection of two planes, and then at the last the distance from a point on the plane to the plane. And then we did 3 questions of 11.3. So just watch the video carefully and just understand the concept, how we can use these methods and how we can apply these methods in questions. Till that, Jai Hind.